गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि उत्पादन फलन क्या होता है और शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में हम लोगों ने पढ़ा कि जब हम उत्पादन के अन्य साधनों को स्थिर रखते हुए केवल एक साधन में परिवर्तन करें, वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में चेंज लाएं, तो उसका प्रोडक्शन पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा उसमें 3 स्टेज रहता है। पहला इंक्रीजिंग स्टेज होता है, जिसमें हम देखते हैं कि जब हम नंबर ऑफ़ लेबर्स को इनिशियल बढ़ाते हैं तो हमें बढ़ता हुआ प्रतिफल प्राप्त होता है, उसके बाद हमें घटता हुआ प्रतिफल प्राप्त हो जाता है। और आपने ये देखा कि एक प्रोड्यूसर के लिए सबसे बेहतर कौन सा स्टेज होगा, तो मैंने आपको बताया था सेकेंड स्टेज होगा, जहाँ पे वो लेबर और कैपिटल का फुल यूटिलाइजेशन करेगा, जहाँ उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी दोनों की ही ज़ीरो होगी। ठीक है, वो एक प्रोड्यूसर के लिए आदर्श स्टेज होगा। अब हमारा जो लेक्चर है आज का वो लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन पर है एंड आइसो प्रोडक्ट कर्व के बारे में। मैंने आप लोगों को लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन फंक्शन को कहा था कि इसे हम रिटर्न्स टू स्केल भी कहते हैं। उसका रीज़न क्या है कि लॉन्ग टर्म में क्या होता है कि हम सभी उत्पादन के साधनों में परिवर्तन कर लेते हैं, तो हम उसका देखते हैं कि उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, आगत तथा निर्गत के बीच जो दीर्घकालीन प्राविधिक संबंध को हम आइसो प्रोडक्ट कर्व के माध्यम से जानते हैं। आपको एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ना है, व्हाट इज द आइसो प्रोडक्ट कर्व। आइसो प्रोडक्ट कर्व को विकसित करने का श्रेय किसको जाता है? फ्रिस को, स्नाइडर, हिक्स, कार्लसन तथा बोल्डिंग को दिया जाता है। ठीक है, अब हमें ये जानना है कि ये आइसो प्रोडक्ट कर्व क्या है। जैसे कि आप लोगों ने अपने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़े होंगे इंडिफरेंस कर्व के बारे में, जो ये बताता है कि दो वस्तुओं के डिफरेंट कॉम्बिनेशन को शो करता है, जिससे उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। इसीलिए हम उसको इंडिफरेंस कर्व कहते हैं, क्योंकि जितने भी वस्तुओं के कॉम्बिनेशन है सबसे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन प्राप्त होता है। उसी प्रकार से हम सम उत्पाद वक्र के बारे में पढ़ते हैं। यह सम उत्पाद वक्र या आइसो प्रोडक्ट कर्व जो होता है, ये दो साधनों यानी दो फैक्टर्स के उन सभी पॉसिबल कॉम्बिनेशन को प्रदर्शित करता है जिनके सहयोग से उत्पादक को कुछ समान उत्पादन प्राप्त होता है। इन वक्रों को हम क्या कहते हैं? आइसोकांट कर्व भी कहते हैं। ठीक, देखिए, या दूसरे शब्दों में कहें कि एक सम उत्पादन वक्र दो आगतों यानी दो इनपुट्स की उन विभिन्न मात्राओं को बताता है जिनसे समान निर्गत यानी आउटपुट की प्राप्त हो सके। इसीलिए इनके बीच में चुनाव करने के लिए उत्पादक क्या होता है? न्यूट्रल होता है, और इसी वजह से हम इसे प्रोडक्शन इंडिफरेंस कर्व भी कहते हैं। अब हमारे सामने एक टेबल है जिसमें आपको बताया गया है कि 100 यूनिट्स पेन प्राप्त करने के लिए पूंजी तथा श्रम के विभिन्न उपयोग, ठीक है, सॉरी कॉम्बिनेशंस या संयोग। आप देखिए कॉम्बिनेशन ए, कॉम्बिनेशन बी, कॉम्बिनेशन सी और कॉम्बिनेशन डी। आप देखिए पहला जो कॉम्बिनेशन ए है वहाँ पे हम 1 इकाई लेबर और 15 इकाई क्या कर रहे हैं? कैपिटल का यूज़ कर रहे हैं। सेकंड कॉम्बिनेशन में हम 2 इकाई लेबर और 8 इकाई श्रम का प्रयोग कर रहे हैं। कॉम्बिनेशन सी में हम देख रहे हैं 3 इकाई लेबर का और 5 इकाई कैपिटल का प्रयोग कर रहे हैं। और कॉम्बिनेशन डी में हम देखते हैं कि हम 4 इकाई लेबर और 3 इकाई कैपिटल का यूज़ करें। इन सारे जितने भी कॉम्बिनेशन दिए हैं, इन कोई भी आप अगर कॉम्बिनेशन यूज करते हैं तो आपको 100 यूनिट ही आप प्रोडक्शन कर पाएंगे। ठीक है, तो ये टेबल यही आपको बता रहा है कि जो सम उत्पाद वक्र होता है वो क्या बताता है? आइसो प्रोडक्ट कर्व। आइसो प्रोडक्ट कर्व दो साधनों के उन विभिन्न संभावित संयोगों को प्रदर्शित करता है जिनसे समान मात्रा में उत्पादन प्राप्त होता है। यहाँ बगल में आप एक टेबल देख रहे हैं, ये दिखा रहा है मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन बिटवीन लेबर एंड कैपिटल। ठीक है, आप यहाँ देखिए लगातार आप ए से बी कॉम्बिनेशन पे, सी डी पे जब आएंगे तो यहाँ दिखाया जा रहा है कि 1 इकाई लेबर बढ़ाने के लिए हम लगातार कितनी मात्रा में कैपिटल को छोड़ रहे हैं। देखिए जब आप ए कॉम्बिनेशन पे बी से बी पर आते हैं तो आप पहले 15 इकाई कैपिटल का यूज़ करते थे, अब कितनी कर रहे हैं? 8 इकाई, यानी आपने 7 यूनिट कैपिटल को छोड़ दिया। ठीक, जब आप बी से सी की तरफ आते हैं कॉम्बिनेशन पे तो आप देखते हैं 1 इकाई लेबर बढ़ाते हैं और अब आपने कितने कैपिटल को छोड़ दिया है? 3 यूनिट कैपिटल को छोड़ा। फिर इसी तरीके से जब आप सी कॉम्बिनेशन से डी पर आते हैं तो आप देख रहे हैं कि 1 इकाई आपने सिर्फ लेबर बढ़ाया और उस लेबर को बढ़ाने के लिए आपने 2 इकाई कैपिटल को छोड़ दिया। ठीक, तो ये टेबल क्या दिखा रहा है? आपको एक और कॉन्सेप्ट पढ़ना है कि मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये क्या बताता है? ये बताता है कि हम एक इकाई लेबर को बढ़ाने के लिए कितनी मात्रा में हम
पूंजी को छोड़ रहे हैं, ठीक है। और यही कहलाता है तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर या मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन बिटवीन लेबर एंड कैपिटल, ठीक है। अब आप ये देखिए आइसो प्रोडक्ट कर्व का यहाँ पे आपको डायग्राम दिखाया जा रहा है, ठीक। ये डायग्राम, ये कर्व कैसे बना है, इस शेप का बना हुआ है, इसे हम कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन कहते हैं, ठीक। ये देखिए यहाँ पे आपको डिफरेंट कॉम्बिनेशन दिखाया जा रहा है। ए है, कॉम्बिनेशन ए है, कॉम्बिनेशन बी, कॉम्बिनेशन ए है, कॉम्बिनेशन बी, कॉम्बिनेशन सी, कॉम्बिनेशन डी, ठीक। आप कॉम्बिनेशन ए पे जब रहते हैं तो आप 15 यूनिट लेबर कैपिटल और 1 यूनिट लेबर का प्रयोग कर रहे हैं और इनसे कितना उत्पादन कर रहे हैं, 100 इकाई। अगर आप बी कॉम्बिनेशन को चूज कर रहे हैं तो यहाँ 8 यूनिट कैपिटल और 2 यूनिट लेबर है ना, तब भी आप कितना उत्पादन कर रहे हैं, 100 इकाई। सी कॉम्बिनेशन को भी अगर आप चूज करते हैं तो आपको 5 यूनिट, आप यहाँ पे कैपिटल यूज़ कर रहे हैं, 3 यूनिट लेबर का यूज़ कर रहे हैं, अब भी कितना उत्पादन कर रहे हैं, 100 यूनिट कर रहे हैं। इसी तरीके से डी कॉम्बिनेशन में भी हम देखते हैं कि 3 यूनिट आप कैपिटल और 4 यूनिट लेबर का प्रयोग कर रहे हैं, तब भी आप 100 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे हैं। यानी आइसो कॉन्ट कर्व या आइसो प्रोडक्ट कर्व उन विभिन्न क्या करता है, संयोगों को प्रदर्शित करता है पूंजी और श्रम के, जिनसे एक उत्पादक को समान मात्रा में उत्पादन प्राप्त होता है। यानी कि अब आप चाहे ए कॉम्बिनेशन यूज करो, चाहे बी करो, चाहे सी करो, चाहे डी, सबसे आपको 100 यूनिट ही मिलना है। यानी कि यहाँ पे प्रोड्यूसर क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। आप जाहिर सी बात है न्यूट्रल होंगे जब हर कॉम्बिनेशन से हमको एक ही मतलब आपको उत्पादन मात्रा मिलेगी, तो आप इसमें क्या चूज करोगे। तो इसीलिए इसको हम लोग प्रोडक्शन इंडिफरेंस कर्व भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ आप देखिए एक्स एक्सिस पर हम नंबर ऑफ लेबर्स का यूज कर रहे हैं, शो किया जा रहा है एक्स एक्सिस पे नंबर ऑफ लेबर्स, वाई एक्सिस पे कैपिटल का, ठीक। तो अब मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा कि आइसो प्रोडक्ट कर्व की डिफिनीशन क्या है, ठीक। देखिए चित्र में लिखा गया है, उपरोक्त चित्र से स्पष्ट है कि बिंदु ए पर उत्पादक 100 कलम का उत्पादन पूंजी की 15 तथा श्रम की 1 यूनिट से करता है। इसी प्रकार से बी कॉम्बिनेशन में अगर वो यूज़ करेगा तो 8 यूनिट लेबर और 2 यूनिट का क्या करेगा, कैपिटल यूज़ करेगा, ठीक। तो इन सभी बिंदुओं ए बी सी डी से होकर जाने वाला वक्र एल एंड के उन सभी संभावित संयोगों को बताएगा जिससे 100 यूनिट कलम को उत्पादित कर सकते हैं। इस वक्र को ही हम आइसो प्रोडक्ट कर्व कहते हैं। इस प्रकार सम उत्पाद वक्र या आइसो प्रोडक्ट कर्व दो साधनों के उन संयोगों या कॉम्बिनेशन को बताता है जिनसे उत्पादक को समान उत्पादन प्राप्त होता है। अब आपका जो लास्ट डायग्राम है ये क्या दिखाता है, आइसो प्रोडक्ट मैप को दिखाता है। ये दिखा रहा है कि जो ये आइसो प्रोडक्ट कर्व बनाए गए हैं, जब आप ओरिजिन से जितना दाहिनी तरफ बढ़ते जाएंगे उतना ही हायर लेवल का प्रोडक्शन आपको उत्पादन का स्तर दिखाई देगा। देखिए इस पे आपको 100 यूनिट, आप इससे और आगे बढ़े तो 200 यूनिट, और आगे 3 आगे बढ़ते जाएंगे तो 400 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको अब समझ में आ गया कि जो समुत्पाद वक्र जैसे जैसे ओरिजिन से दाहिनी तरफ बढ़ता जाएगा, उत्पादन का स्तर भी लगातार हमारा बढ़ता जाएगा। थैंक यू सो मच।